हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुकुल। मैं अभिषेक और आज मैं क्लास 11th का अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए पहले समझते हैं कुछ बेसिक बातें। पहला चैप्टर हम देखेंगे जो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक है जो कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो कैसे कैसे करना है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट अकाउंटिंग देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग और तीसरा देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। चलिए समझते हैं पहला टॉपिक जो कि अबाउट अकाउंटिंग। चलिए देखते हैं क्या कहता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कहता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन एन efficient manner and interpreting the result। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि किसी व्यवसाय व्यवसाय मतलब बिजनेस के वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखने, उसके सारांश प्रस्तुत करने, रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण करने की कला को अकाउंटिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल हम लेते, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कैश सेल्स। ठीक है, कितना? रुपीज 2000। ठीक है, मतलब हमने कुछ कोई सामान बेचा कैश के रूप में, कितने की? 2000 रुपये। तो ये क्या करेगा? अकाउंटिंग का काम यही है कि इस को, या अगर हम परचेज कर रहे हैं, या तो हम खरीदेंगे या तो परचेज करेंगे, या तो खरीदेंगे या तो सेल करेंगे। तो परचेजेस कर रहे हैं, परचेजेज एन आइटम, कोई भी आइटम हम परचेज कर रहे हैं कितने की? तो रुपीज 1000 रुपीज की हम परचेज कर रहे हैं और कैश में सेल कर रहे हैं। तो देखिए, अब इसी ट्रांजेक्शन को क्या करेगा अकाउंटिंग, वो रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, फिर क्लासिफाई करेगा। क्लासिफाई करने का मतलब कि कौन सा सेल का है, कौन सा परचेज का आइटम है। उसके बाद समराइज करेगा। समराइज करने का मतलब कि वो मॉनेटरी टर्म में है या नहीं, पैसे में उसका वैल्यू दिया हुआ है या नहीं। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर वो अकाउंटिंग टर्म हो नहीं सकता है, क्योंकि अकाउंटिंग टर्म वही होगा जिसमें वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो ये हमारे दो एग्जांपल्स हो गए, जिससे हमको पता चलता है कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो सिंपल भाषा में हम लोग याद रखेंगे कि अकाउंटिंग का काम क्या है? आइटम जो बेचे गए या परचेज किए गए लेन देन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। किस फॉर्म में? तो मॉनेटरी फॉर्म में उसको करना। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या है। ठीक है, देखिए, अभी हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंट। तो समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहला चीज हम क्या समझाए थे कि पहला फंक्शन होता है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम वेरियस वेरियस सोर्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इट involves observing all business activities and identifying those which are considered financial transaction। का मतलब क्या हुआ कि हम अभी आपको बताएं कि चीजों को आइडेंटिफाई करना। कैसे आइडेंटिफाई? मतलब कि कौन सा परचेज किया हुआ आइटम है, ठीक है, कौन सा सेल किया हुआ है, ठीक है, कौन सा कैश में सेल किया हुआ है, कौन सा क्रेडिट पे सेल किया हुआ है, और सेम थिंग कौन सा क्रेडिट पे परचेज किया हुआ है, या फिर कौन सा कैश में परचेज किया हुआ है, या फिर हम किसी को अमाउंट कितना दे रहे हैं, मेरे पास से कितना जा रहा है, और यही अमाउंट मेरे पास कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करके बताना, अकाउंटिंग टर्म में बताना कि कौन सा आ रहा है और कौन सा जा रहा है, कौन सा चीज परचेज हो रहा है, कौन सा चीज सेल्स हो रहा है। आगे बोलता है कि इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग ऑल बिजनेस एक्टिविटी एंड आइडेंटिफाइंग दोज व्हिच आर कंसीडर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब कहने का कि परचेज परचेज कर रहे हैं, अगर वहां पर अमाउंट न दिया हो, परचेज कर रहे हैं लेकिन अमाउंट न दिया हो, तो अगर अमाउंट दिया ही नहीं रहेगा तो हम उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर
कितना, मान लीजिए परचेज अगर हम 2000 रुपया में कर रहे हैं तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये मेरा क्या है, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है। तो सिंपल भाषा में इसको आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा भाषा चलते हैं, दूसरी बात फंक्शन क्या है, रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करना, ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। वही सेम बात कर रहा है कि हम वही चीज को, वही ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जो कि किसमें दिया हो, टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जिस चीज का वैल्यू दिया हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक फर्नीचर है, क्या है, हमारे पास एक फर्नीचर है। अगर इसका वैल्यू अगर इसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा, अगर इसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। लेकिन अगर फर्नीचर का वैल्यू फर्नीचर का वैल्यू अगर 2000 रुपया या फिर 5000 रुपया दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे, इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग देम इन अ जर्नल एंड कीपिंग अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द देम। मतलब सबसे पहले हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे और सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करेंगे उसका, ताकि अगर कल को हमको उस चीज की अगर जरूरत पड़ जाए कि अरे यार बता दो सेल्स का डेटा कहाँ दिया हुआ है, परचेज का डेटा कहाँ दिया हुआ है, डेटर हमारे कितने हैं, क्रेडिटर हमारे कितने हैं। तो ये सब अगर हमको जानना हो और हमको ये चीज पता ही ना हो कि अरे यार ये दिया हुआ कहाँ है, तो फिर हम कैसे पता करेंगे। तो अगर हम इन सारी चीजों को, अगर हम इन सारे चीजों को क्या करते हैं, सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, तो हम आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर कहता है क्लासिफाई करना, मतलब आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन दे आर क्लासिफाइड। मतलब रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो देखिए हम उसका ग्रुपिंग करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन का ग्रुपिंग। मतलब कैसे ग्रुपिंग करेंगे, तो समझते हैं। देखिए सिंपल भाषा में, मान लीजिए हम एक बार परचेज किए होंगे क्या, फर्नीचर फर्नीचर परचेज किए होंगे। फिर दूसरी बार हम क्या किए होंगे, मान लीजिए हम पेन किए होंगे। फिर हम पेंसिल पेंसिल किए होंगे। तो क्या हो रहा है कि हम अलग अलग चीज को परचेज कर रहे हैं, या फिर यही चीज हम फर्नीचर को सेल कर रहे होंगे, पेन को सेल कर रहे होंगे, पेंसिल को सेल कर रहे होंगे, या फिर हम बुक को सेल कर रहे होंगे। तो हम जिस जिस चीज का सेल कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे और उसको एक जगह ग्रुपिंग करेंगे। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे, तो वहां पे हम सिखाएंगे कि कैसे ग्रुपिंग किया जाता है। उसके बाद समराइजिंग का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट इन वन प्लेसेस, दैट इज ट्रायल बैलेंस। हम आगे सीखेंगे आगे के चैप्टर्स में कि ट्रायल बैलेंस का क्रिएशन कैसे होता है। और वहां पर हम लोग क्या सीखेंगे कि हर एक ट्रांजेक्शन के जो ग्रुपिंग किए हैं, उनके जो बैलेंसेस हैं, मतलब उनके जो पैसे हैं, उनको एक जगह पर क्या करना, रखना, ताकि हमको पता चले कि हम फर्नीचर परचेज किए हैं बहुत सारे जगहों से, तो कितना में हम फर्नीचर परचेज किए हैं, या किसी भी डेटर या क्रेडिटर से पैसा लेन देन किए हैं, तो कितना देना था कितना लेना था, ये चीज को हम क्या करेंगे, एक जगह पर रखेंगे। तो वो जब हम लोग ट्रायल बैलेंस देखेंगे, तो हम लोग समझेंगे कि कैसे। एक होता है आपका कम्युनिकेटिंग का मतलब ही ऐसा होता है कि हम इस तरीके से अपने अकाउंट्स को दर्शाएंगे, इस तरीके से हम फिनेंशियल डेटा को, हम स्टेटमेंट को क्या करेंगे, लोगों के सामने दर्शाएंगे, दिखाएंगे कि वो लोग आसानी से हमारे बिजनेस के, हमारे कंपनी के जो डेटा हैं उनको आसानी से समझ सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशन ऑफ फिनेंशियल डेटा लाइक फिनेंशियल स्टेटमेंट टू द यूजर्स हु एनालाइज देम एज पर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। मतलब जिसकी जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से उस डेटा को क्या कर सकता है, वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये चीज हो गया, ये चीज समझ में आ गया कि फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे
ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग को अब हम देखते हैं तो क्या कहता है, समझते हैं इस चीज को। पहला बोल रहा है कि टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स विच हेल्प मिनिमाइज द चांस ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। कहने का मतलब हुआ कि हम किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को उसके रूल्स बनाए हुए नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ताकि आगे चल के कम से कम हमसे क्या हो, कुछ गलतियां हो या उसके कम चांस हो फ्रॉड होने का। क्यों? क्योंकि देखिए अगर किसी भी चीज को हम क्या करेंगे, सही तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, अगर उनके बताए हुए नियम के अनुसार हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमसे गलतियां कम होंगी, हमसे फ्रॉड्स कम होंगे, हमको जानकारी कम होने की वजह से क्या हो जाएगा। मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कैश सेल्स, ठीक है। तो आगे चलेंगे तो हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे, लेकिन अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं रूल के हिसाब से। कैश सेल, जब हम सेल्स करते हैं कैश में तो इसका एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये हमारा एंट्री होता है। तो अगर हम रूल हमको पता ही नहीं रहेगा कि किस नियम से, किस नियम के तहत हमको ट्रांजैक्शंस करने हैं, किस नियम के तहत हमको एंट्री करना है, तो क्या करेंगे हम, इस एंट्री को हम गलत रूप से दिखा देंगे, तो हमसे क्या होगा, ओमिशंस, गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा कहता है कि to ascertain the net profit or loss suffered on business transaction during a particular period and to know the exact reason for profit or loss। मतलब समझिएगा प्रॉफिट और लॉस के बारे में कहता है कि हमको क्या करना होगा, एक साल मतलब अप्रैल अप्रैल से लेकर के मार्च तक का जितने भी ट्रांजैक्शन, ईयरली ट्रांजैक्शन जितने भी होंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, असर्टेन करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के बाद हम देखेंगे कि हमको उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम देखेंगे क्यों प्रॉफिट हो रहा है और अच्छे से काम करेंगे तो और हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर बिजनेस में हमको लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम रीजन जानेंगे, हम उस चीज अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ेंगे कि कहाँ पर क्या गलती हुआ जिस वजह से हमको बिजनेस में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो बात क्या हो गई कि हम जो ईयरली ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। अगर प्रॉफिट होता है या अगर लॉस होता है तो हम वो भी एनालाइज करेंगे कि हमसे कहाँ बिजनेस में गलती हुआ, हमसे किस क्या चीज छूट गया या क्या ऐसी कारण रही जिसकी वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ा। तो ये सारे रीजंस को हम क्या करेंगे, देखेंगे। और तीसरा क्या कहता है, टू असर्टेन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय मींस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पर हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट क्यों बनता है, नॉर्मल बात करते हैं। बैलेंस शीट इसलिए बनता है ताकि बिजनेस का पोजीशन को हम जान सके, बिजनेस पोजीशन क्या जान सके, बिजनेस के पोजीशन को हम एनालाइज कर सके, पता कर सके। कैसे पता करेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा था या लॉस, मतलब पहले तो हम लोग प्रॉफिट लॉस पता कर लेंगे, पता करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि बिजनेस का पोजीशन क्या था, मतलब पिछले ईयर वो प्रॉफिट में था तो इस साल भी प्रॉफिट में ही है, पिछले साल प्रॉफिट में था तो इस साल लॉस में है, या फिर पिछले साल लॉस में था तो क्या इस साल प्रॉफिट में है, मतलब ये चीज हो गए। उसके बाद हम एसेट्स में देखेंगे, क्या मेरे एसेट्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं या एसेट्स मेरे डिक्रीज कर रहे हैं किन्हीं कारणों से, क्या मेरा लाइबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये सारे चीजों को हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। और एनालाइज करने के बाद हम पता करेंगे कि हमारा बिजनेस का पोजीशन क्या था। अब एक चीज और देखते हैं, लोन। लोन, क्या पिछला साल ज्यादा लोन था तो इस साल कम हो गया, या पिछला साल कम लोन था इस साल ज्यादा हो गया। ये सारे चीजों को हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में देखते हैं, ठीक है।
उसके बाद कहता है टू असर्टेन बिजनेस प्रोग्रेस फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। सेम बात बोला, पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट सेम है। कहने का मतलब हुआ कि हम हर साल क्या करेंगे, ईयर टू ईयर हम क्या करें, एनालाइज करेंगे, अपने बिजनेस प्रोग्रेस को हम देखेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि स्कूल्स में हम एग्जाम देते हैं, स्कूल में क्या करते हैं, हम एग्जाम देते हैं, ईयर ईयर वाइज देते हैं, हर साल देते हैं, ईयर वाइज हम हर साल एग्जाम देते रहते हैं। देने से हमको क्या पता चलता है कि हमारा पोजीशन क्या था, हमारा पोजीशन क्या रहा। कब हम पिछले साल अगर हम फर्स्ट थे तो इस साल भी हम फर्स्ट ही रहे, या पिछले साल अगर हम फर्स्ट थे तो क्या इस साल हम सेकंड हो गए। तो अगर हम सेकंड हो गए तो क्यों हो गए। तो ये अपने एरर को क्या करेंगे, हम वहाँ पर एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्रेस को देखते हैं। तो ये बिजनेस में भी ये आपको बहुत जरूरी होता है कि बिजनेस प्रोग्रेस को ईयर टू ईयर हम क्या करते हैं, सर्टेन करते हैं, एनालाइज करते हैं और अपने एरर को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। आखिरी कहता है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक ऑनर, creditor, banks, employees, etc., who perform as in-depth analysis as per the requirement of the stakeholder। कहता है क्या कि हम अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अलग अलग लोगों को, जैसे कि जो बिजनेस के ओनर हो गए, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि हमारा बिजनेस का प्रोग्रेस क्या है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओनर को पता चलना चाहिए। जिससे हम उधार लिए हैं, क्या वो उसको नहीं पता चलना चाहिए कि हम उधार अगर हम किसी बिजनेस में दे रहे हैं, किसी पार्टी को दे रहे हैं, तो क्या उसका बिजनेस प्रॉफिट में है लॉस में है, उसको भी जानने की आवश्यकता है। बैंक से अगर हम लोन ले रहे हैं तो उसको भी जानने की आवश्यकता है कि हमारा कंपनी, वो कंपनी जिसमें हम पैसे लगा रहे हैं वो कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। उसके बाद जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी की स्थिति कैसी है, वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्या कल को पैसे अगर कंपनी डूब जाती है तो फिर मेरा क्या होगा। ये सारी चीजें जो है, ये जब तक हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो ये 5 हमारे पास ऑब्जेक्टिव थे अकाउंटिंग के, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या थे। चलिए, तो चलिए आज हमारा टॉपिक पर कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगर किसी पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करें, और हम अगला क्लास में क्या करेंगे, उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।